तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे क्लास एक्सरसाइज का 1.1 उसके एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, 6 एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 1 2 एग्जाम्पल 6। आज हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। गॉट द पॉइंट? स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इसके अंदर बेटा एक सेट गिवन है, ए एक सेट है, सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट्स है एक्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल्स, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स का एक सेट बना लिया हमने, जिसके अंदर ए सेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। ठीक है, ऐसे बच्चों के नाम जो बॉयज स्कूल के सारे बच्चों के नाम है ए सेट के अंदर। अब हमें शो करना है दो रिलेशन दिए हुए इन ए। इन ए मतलब इस वाले सेट पर बेटा, इन ए का मीनिंग क्या होता है, ए टू ए है। जो हमारा आर सेट डिफाइंड है वो ए में ही उसके इमेजेस है, ए में ही उसके एलिमेंट्स हैं। वर्क द पॉइंट ए टू ए, ये भी बॉयज का स्कूल है, ये भी बॉयज के स्कूल है। समझ आ गया आपको? शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर। सबसे पहले रिलेशन आर देखते हैं। वो कहता है एक रिलेशन आर गिवन है, आर क्या है, जिसमें ए बी का रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइंड है कि ए क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। जो ए है वो बी की सिस्टर है। अच्छा बेटा, आपका सेट ए है, सेट ए में क्या बोला है कि ए के अंदर सारे स्टूडेंट्स वही हैं जो बॉयज स्कूल में है, बॉयज स्कूल के सारे बच्चों के नाम है सेट ए के अंदर। तो क्या बॉयज स्कूल में गर्ल हो सकती है? क्या कोई बॉय किसी की सिस्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें यही शो करना है, आर इज द एम्प्टी रिलेशन। गोट द पॉइंट, आर इज द एम्प्टी रिलेशन। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, सिंस द स्कूल ऑफ बॉयज, ठीक है, स्कूल ऑफ बॉयज हैज ओनली बॉयज एज स्टूडेंट्स। एज स्टूडेंट, जो बॉयज का स्कूल होता है उसके अंदर ओनली बॉयज ही होते हैं। ठीक है, सो नो स्टूडेंट कैन बी सिस्टर ऑफ अनदर वन। इसके अंदर बी तो हो सकता है, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, लेकिन ए क्या कभी सिस्टर हो सकती है? ए इज अ सिस्टर नहीं हो सकती। नो स्टूडेंट कैन बी सिस्टर ऑफ अनदर वन। हेंस जो रिलेशन आर आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा, नील आएगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा रिलेशन हम डेवलप नहीं कर पा रहे जो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कंडीशन की सेटिस्फाई है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो आर क्या आया, फाई के इक्वल आया। सो आर इज द एम्प्टी रिलेशन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो आर इज द एम्प्टी रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट आर वन इज द ए बी, इसमें ऐसा रिलेशन क्या डिफाइन है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी। जो ए है और जो बी है, दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर है। 3 मीटर बेटा कितना होता है, 3 मीटर होता है अप्रोक्स आपका, 3 मीटर कितना होता है, अप्रोक्स 9 टू 10 फीट होता है। ठीक है, अब एक बंदे की हाइट मैक्सिमम कितनी होती है, जैसे 5 फुट नॉर्मल है, 6 होगी किसी की। ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लंबा होगा, ऐसे देखने को नहीं मिलते, उनके 6 5 तक पहुंच जाएगी। और अगर बच्चों की भी लोगे आप, तो कम से कम जो बच्चा 3 साल का 4 साल का पढ़ने आता है, कम से कम उसकी 2 से 3 फीट के बीच में हाइट रहती है। तो क्या इनके कितने भी बॉयज हो, कितने भी बच्चे हो, सबकी किसी की भी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा? किसी का 3 मीटर से ज्यादा तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता। मतलब 9-10 फुट से ज्यादा, अगर मैं 5-6 फुट में से 2 फुट भी सब्ट्रैक्ट करूं तो डिफरेंस क्या आया, 4 फीट आ जाएगा। मैक्सिमम डिफरेंस इतना ही आ जाएगा ना बेटा, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। और 3 मीटर हमारा अप्रोक्स कितना होता है, 9 टू 10 फीट होता है। तो ये हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्यों देखो, अब छोटा सा बच्चा है, इसके 2 फीट है, मैक्सिमम हम लगा के चलो 7 फीट ले लो, होता नहीं है 7 फीट। ठीक है, एक्सट्रीम केस ले रही हूँ मैं, बहुत ही लंबा कोई बच्चा हो, तो इनके बीच में भी कितना डिफरेंस आएगा, मैक्सिमम 5 फीट डिफरेंस आ जाएगा।
3 मीटर या 9 या 10 फीट तक तो मतलब ही नहीं पहुंचेगा। हर एक बच्चे का, वो कह रहा है ऐसा रिलेशन बनाओ, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। ए बी में ऐसा रिलेशन है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ठीक है, जो ए और बी की हाइट है वो कितना है, उसमें डिफरेंस 3 मीटर से कम है। तो हर एक बच्चे, कोई भी बच्चा आप ले लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ले लो, उसके अंदर 3 मीटर से तो कम ही होगी हर एक बच्चे की हाइट। ठीक है, सो एक्स ये क्या आ जाएगा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे पूरा ये लिखना है। सो एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका नाम क्या है रिलेशन का, 1। सो एवरी ए बी बिलोंग्स टू R1। ठीक है, सो R1 इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और भी लिख सकते हो, नो टू स्टूडेंट्स हाइट डिफरेंस कैन बी मोर देन 3 मीटर। किसी भी बच्चे का, किसी भी दो बच्चों का हाइट डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 मीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, उससे कम ही कम होगा, उतना भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ये बेटा एक क्वेश्चन था, इससे कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बन के आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए हर एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समझनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये आपको मेन क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था यहाँ पे, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इज यूनिवर्सल रिलेशन, इसके अंदर हमें शो करना है दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, और इसको हमने शो किया था एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें एक भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। और यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें सारे सारे जो रिलेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो ये हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। गॉट द पॉइंट, समझ आया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा क्या गिवन है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। टी एक सेट है और उसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट है सच दैट इसके जो एलिमेंट्स है, मैं T1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, नहीं तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स वगैरह से करूंगी तो एक्स से भी कर सकते हैं। वेयर T1 क्या है, ऑल ट्राइंगल्स, T1 इज द ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारे जो ट्राइंगल है सारे, T1 T2 T3 जो भी है, T1 से मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया है, मैं X2 X भी लिख सकती हूँ ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। T1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे भी आप T1 T2 T3 पे ही वर्क करोगे, इसलिए मैंने T1 लिख के दिखाया। और T लिखती तो यही सेट का नाम है आपका, तो इसलिए मैंने T1 लिख दिया था। अदरवाइज आप X की T में ऐसे एलिमेंट सच दैट X क्या है, सारे ट्राइंगल्स है प्लेन में, आप ऐसे भी शो कर सकते हो। समझ आ गया आपको। अब आ जाते हैं टी विद द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी। ठीक है, आर एक रिलेशन डिफाइंड है किसमें, टी में, वो मैंने अभी वही समझाया लास्ट क्वेश्चन में जो समझाया था, मतलब टी से टी, टी में भी, टी में ही इमेजेस बनेंगी, टी में ही प्री इमेजेस बनेंगी। समझ आ गया आपको। तो हमारा टी टू टी मतलब ये दोनों एलिमेंट, ये भी टी सेट से लिया जाएगा, ये भी टी सेट से लिया जाएगा। आपको जैसे समझ आए आप उस तरीके से इसको समझ सकते हो। समझ आया। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन वो कह रहा है T1 T2 दो दो ट्राइंगल लिए, कहां से लिए, दोनों टी को ही बिलोंग कर रहे हैं, T2 टी है, इन टी है ना। ठीक है, दैट इज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, जैसे कि एक ट्राइंगल है T1, एक ट्राइंगल हमने ले लिया T1, T2 ले लो, यहाँ पे ले लेती हूँ T1। अब इसके ऊपर इसको एज इट इज प्लेस कर दो। एज इट इज प्लेस करने का मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रेंट होता है। जैसे कि अभी ये शीट है, ये एक शीट है जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरी, अब इसके अंदर इस शीट को रख दिया, क्या नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है, ना वो छोटी है ना बड़ी है, बिल्कुल साइड्स भी बिल्कुल इक्वल है और आपके एंगल्स भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये अगर मैं इसको अच्छे से प्लेस करती हूँ तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इन एवरी रिस्पेक्ट, तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंसी। तो ऐसे ट्राइंगल में होता है, अगर इसके तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल्स भी सेम है तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो ये इसके कॉन्ग्रेंट है, मतलब कि अगर ये T1 में ले लेती हूँ, इसमें 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो दूसरा जो T2 है
दूसरा जो T2 है इसका भी ये 30 है, इसका ये 60 है और ये 90 है, और इन दोनों को, और ये साइड्स भी सेम लेंथ की हैं, तो अगर इसको इसके ऊपर प्लेस करूंगी तो बिल्कुल सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर हमें इसको क्या शो करना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है बेटा, ऐसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए मस्ट बिलोंग्स टू आल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, इस क्वेश्चन का नहीं लिखा कि ए बिलोंग करना चाहिए। अब आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर फर्स्ट पार्ट इसका हम क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो T1, ये जो हमारा है T1 लिखा है यहाँ पे, T1 T2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, सेम, अगर इसका सेम है इसका भी सेम है, दोनों सेम एलिमेंट है, क्या वो रिलेशन को करेंगे। देखो अगर हम T1, सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, एक है T1, कोई T1, तो T1 के कॉन्करेंट है ना, T1 की ए बी सी, T1 की ए सी के इक्वल है, इसी की खुद के इक्वल है, इसकी ए बी खुद के इक्वल है, सब कुछ खुद के इक्वल है ही। ठीक है, T1 दोनों सेम है तो T1 के इक्वल है ही, तो वो खुद के तो कॉन्करेंट आएगा ही आएगा ना। समझ आया बच्चे आपको, तो इसके अंदर क्या आएगा, यस, सो T1 बिलोंग्स टू आर। T1 दोनों एलिमेंट जब सेम है तो इसमें कंडीशन ये है T1 इज कॉन्करेंट टू T1। ठीक है, इसको हमने लिख दिया ना, सो T1 इज कॉन्करेंट टू T1 इन एवरी रिस्पेक्ट। गॉट द पॉइंट। तो सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड आ जाते हैं फॉर सिमेट्रिक। सेकंड क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। इसके डेफिनेशन में आपको बताऊं तो क्या होती है, इफ, अगर। ठीक है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट वालों में बड़े प्रेशराइज अच्छे से आपको समझा रखे चीजें। अगर ए भी रिलेशन है, ये हमें गिवन है, अगर हाँ ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, बी ए भी रिलेशन को करना चाहिए बिलोंग, तभी क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अब फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हम देख लेते हैं क्या होएगा। इफ लेट, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है, मान लिया हमने कर रहा है, तो क्या है, इस ये किस चीज को इंप्लाई कर रहा है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर ये रिलेशन में है तो मतलब यही है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो रिलेशन R के अंदर ये दोनों आए। ठीक है, अब हमें इसका क्या प्रूफ करना है कि ए बी का बी है, मतलब T2 T1 भी होगा। अगर T1 T2 के इक्वल है, आप ये बताओ, ये T1 है और ये T2 है, हमने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमने कहा कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 को पहले लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो वही साइज ना, रहेगा तो सेम ही ना। T1 को इधर रिप्लेस कर दिया, T2 को इधर कर दिया, रहेंगे तो दोनों के साइड्स इक्वल ही ना, रहेंगे तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही। ठीक है, हेंस T2 is also congruent to, हमें ऐसे भी तो कह सकते हैं congruent to T1, ये भी बात कह सकते हैं, कोई गलत थोड़ी ना है। तो T2 T1 belongs to R, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट है। समझ आया बच्चों इसके अंदर। सो रिलेशन R is सिमेट्रिक रिलेशन, तो रिलेशन R कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। अब क्या प्रूफ करना होता है हमें, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड दो चीजें, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हमें गिवन है, ये रिलेशन में गिवन है हमें, तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को, तब हम रिलेशन बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब आ जाओ अपने थर्ड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए। फॉर ट्रांजिटिव लेट ए बी
इसके अंदर T1 T2 लेंगे ना, T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हुआ? T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ठीक है। T2, T1 T2 है। अब T2 T3 बिलोंग्स टू R एंड, ये तो हमारी कंडीशन है ना, अगर ये दोनों है, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ठीक है, देन T1 मस्ट बी कॉन्ग्रेंट टू T3। अब ये देखो, ये तीन है ट्राइंगल, तीनों हम कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा ना। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, तो ये 2 2 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो ये वाला 2 भी तो इसके इक्वल हुआ। ये समझ गए? अब दो है, दो एवरी रिस्पेक्ट में सेम है। अब ये वाला इसके सेम है, ये वाला इसके सेम है, तो ये दोनों भी तो ऑटोमेटिकली हो गए, ठीक है। देन ए T1 मस्ट बी कॉन्करेंट टू T3, सो T1 T3 must belong to R. So relation R is a transitive relation. Transitive relation. ठीक है। Thus R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. बेटा साथ के साथ नोट्स बना लेना, अपने क्वेश्चन साथ के साथ लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें यही प्रूफ करना था। ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन चीजें हमें चेक करनी होती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अभी था ट्राइंगल का, अब है L का। L क्या है? एक सेट गिवन है, उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है मैं X से शो कर रही हूँ, सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं है। X इज ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, लाइंस है प्लेन के अंदर। एंड बी आर बी द रिलेशन इन L डिफाइंड, L1 भी L को बिलोंग कर रहा है, L को इन L मतलब दोनों एलिमेंट्स L से हैं, इधर भी L के एलिमेंट है, इधर भी L के हैं सारे, मतलब इधर भी लाइंस है, इधर भी लाइंस है। और रिलेशन कैसा है कि L1 L2 दो लाइन ले ली, दो लाइन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? N1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। L1 किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? L2 के। अब इसके अंदर हमें क्या शो करना है कि ये सिमेट्रिक तो है, बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। चेक वही तीनों चीजें करनी है, क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चीजें, तो बात तो वही है ना हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? अपने लाइन वाइज चलेंगे, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फॉर रिफ्लेक्सिव। अब आप ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव में हम वो करते हैं ना डेफिनेशन, ये वाली, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, अगर मैं L1 ले लूं, सिर्फ एक ही लाइन ली ना, दोनों हमारा क्या होना चाहिए? अब इसके अंदर L1 L1 होना चाहिए। अब क्या खुद के परपेंडिकुलर होगी? अब ये लाइन मैंने ड्रॉ करी L1, L1 क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकते हैं? परपेंडिकुलर वो होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं ऐसे। तो ये लो, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, क्या ये खुद के परपेंडिकुलर कभी हो सकती है? नहीं, नेवर। बल्कि जो सिंगल लाइन है ना, इसको पैरेलल तो फिर भी बोल दोगे आप, जो अब खुद में एक लाइन होती है वो क्या होती है? पैरेलल कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे सेम सेम स्लोप होता है। अगर हम कहते हैं L1 L1 और पैरेलल वाला केस होता है ना यहाँ पे, तो हम कह देते हैं L1 L1 पैरेलल होती है, क्योंकि वो सेम स्लोप होता है। तो हम इससे कहते हैं, जैसे कि मान लो मैं इसकी एक इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर लूं, तो दोनों का क्या है? सेम स्लोप है, सेम सब कुछ है, कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, तो हम खुद को इटसेल्फ पैरेलल होती है लाइन, पर परपेंडिकुलर तो नेवर होती है। समझ आ गई ये बात आपको? कभी पैरेलल वाला केस आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। तो L1 L1 तो कभी भी R को बिलोंग कर ही नहीं सकता। अ लाइन कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है, तो ये कभी बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस रिलेशन R
इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए। अब आ जाते हैं फोर सिमेट्रिक के लिए। फोर सिमेट्रिक की मैं बाय डेफिनेशन आपको याद दिलाऊं तो क्या होता है बाय डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए करना चाहिए। तो अब इसके अंदर देखते हैं सिमेट्रिक वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा। देखो अब मैं एक लाइन लेती हूँ L1, एक लेती हूँ L2, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमारे इसमें क्या है L1 लेट, हमने दिया है ना, लेट इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, अगर ये दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं तो मीनिंग क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर कुलर टू L2, यही मीनिंग हुआ इसका। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 पे, दोनों के बीच 90 डिग्री का तो है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, L1 पे आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। इसके अंदर क्या आएगा, ये सिमेट्रिक वाला हमने केस किया है, सिमेट्रिक। यहां से क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। अब थर्ड आता है हमारा स्टेप फोर ट्रांजिटिव। ये बेटा आप अच्छे से कर सकते हो, स्टेप नंबर 3 फोर ट्रांजिटिव। ठीक है, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है ट्रांजिटिव का, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अब ये प्रूफ कर लेते हैं हम। इफ इफ if L1 L2 belongs to R, ठीक है, अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, और L2 और L3 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। जैसे कि देखो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये परपेंडिकुलर है। अब एक L3 आ गया यहाँ पे, L3 देखो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, L2 जो है ये L3 पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का बनाएगा। तो क्या L1 और L3, अब हमें क्या प्रूफ करना है, L1 एंड L3 होना चाहिए, यही तो प्रूफ करते हैं L1 और L3। अगर L1 L3 इसमें बिलोंग करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, L1 L3 एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। पर देखो क्या ये L1 और L3 कभी परपेंडिकुलर आ सकता है, इवन ये तो पैरेलल आ रहे हैं, परपेंडिकुलर तो कभी भी नहीं होंगे, ये इवन पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं करता, L1 एंड L2 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इवन दे आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन बनाया, पूरा पैरेलल लिख लेना, टू ईच अदर। ठीक है, इवन दे आर तो पैरेलल है, सो ये बिलोंग नहीं करेगा। सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो यही हमें प्रूफ करना था। हेंस आर इज सिमेट्रिक, यहां से सिमेट्रिक आया है ना हमारा, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये एक सेट गिवन है, इसमें एक रिलेशन डिफाइन है। सेट का कोई नाम नहीं गिवन तो हम उसको लेट कर लेते हैं, सेट का नाम है 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन क्या गिवन है ऐसे, ये तो सबसे इजी होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है बट ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वही अपना स्टेप 1 क्या चलेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन होती है, ए मस्ट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए
बिलोंग्स टू ए, सारे ए के लिए जो ए सेट को बिलोंग करते हैं, ए आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो, सो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो देयर all a belongs to r, for all a belongs to a, so relation r is reflexive relation। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, जो सेम एलिमेंट होते हैं, रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन आ रहा है इमेज में। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी इमेज होती है, तो खुद का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हम इसको इस तरीके से याद रखते हैं। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की हमारी क्या डेफिनेशन होती है बेटा, मैं बार बार ना, आप मेरा हर एक में देखोगे, जो मैंने इनवर्स भी पढ़ाई है या कुछ भी पढ़ाती हूँ ना, मैं हमेशा बेस से लेके समझ जाती हूँ बच्चे को क्वेश्चन भी। आप इनवर्स वाले में देखोगे, मैंने हर एक में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सबकी डेफिनेशन लिख के समझाया हुआ है। उसमें मेरा एक मोटिव ये रहता है कि आप बच्चों को ना अलग से चीजें लर्न ना करनी पड़े, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका ये बेस भी क्लियर होता जाए, ये जो डेफिनेशन है ये आपके दिमाग में छप जाए, और जैसे मर्जी डेफिनेशन घूम के आ जाए बेटा, जैसे मर्जी कॉन्सेप्ट को घुमा दे एग्जामिनर, आप वो वहां पे अटेम्प्ट कर रहा हो, आपका दिमाग चल जाए वहां पे। ठीक है बेटा, मैं सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से आप बच्चों को पढ़ाती हूँ कि आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कैसा भी घूम कर आए, कहीं से भी आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मुश्किल पेपर था आसान पेपर था, क्योंकि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं और जिसने अच्छे हाई क्वालिटी के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रखी है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और बेटा 1 साल में इतना आप कर सकते हो, ये करना भी मुश्किल नहीं है कि मैम ने तो इतना सब एक लाइन से बोल दिया, नहीं बेटा, इतना सब नहीं बोला, ये हो जाता है, करने वाले कर लेते हैं। इफ, इसकी क्या है बेटा डेफिनेशन, इफ अगर ए बी कर रहा है रिलेशन को बिलोंग, तो बी ए भी करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके अंदर आप चेक करो, बट दिस रिलेशन इज, बट दिस रिलेशन, या फिर दिस की जगह क्या लिख सकते हो, बट गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एज, क्योंकि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। ये बेटा मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी कई बार आप बच्चों को बताया है कि जब हमें प्रूव करना होता है तो हमें सबके लिए करना होता है, या फिर हमें एक जनरल प्रूफ देना होता है कि हाँ ये होगा। ठीक है, जब ट्रू होता है, जब वो चीज होती है, तो हमें क्या करते हैं, तो जनरली प्रूव करते हैं या सबके लिए, अगर बहुत छोटी सी टर्म में है तो हम सबके लिए प्रूव करते हैं या फिर जनरली प्रूव करते हैं। और डिस्प्रूव करने के लिए हमारा एक ही काफी है। 1000 अच्छाइयों पे बेटा एक गलती भारी पड़ती है ना, तो जब हमें डिस्प्रूव करना है किसी को, तो हम एक ही कह देंगे कि नहीं भाई ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। जैसे एक अच्छे इंसान ने 1000 अच्छाइयां करी और सिर्फ एक गलती कर दी, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये इंसान अच्छा नहीं है। ऐसे ही इसके अंदर करते हैं बेटा, जब प्रूफ करेंगे तो जनरली प्रूफ करेंगे, और डिस्प्रूव करेंगे तो सिर्फ एक के लिए ही बहुत है। अगर ये हमें मिल गया, जैसे अब यहाँ पे 2 3 है पर 3 2 नहीं है, ठीक है, पर हमने एक लिख दिया ना, वो सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं अपने ट्रांजिटिव पे लिए, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो अब यहां से देखो, बट द गिवन रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो, एज 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 कहाँ है, कहीं भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। सो दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यही हमें शो करना था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इसको बेटा ध्यान से करना। एग्जाम्पल नंबर 5 इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चन पेपर में आए हैं, मतलब सीबीएसई में आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप इसको ध्यान से समझना। इसके करने का तरीका, अभी तक जो मैंने समझाया, अभी तक मैं आपको वर्बली चीजें समझा रही थी, इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझना। एक रिलेशन है, शो दैट, ये शो करना है कि रिलेशन आर, रिलेशन का नाम क्या है आर, और किसके अंदर है, जेड ऑफ, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। किस पर डिफाइंड है रिलेशन, जेड पर, मतलब जेड टू जेड डिफाइंड है ना।
जेड क्रॉस जेड भी बोल सकते हैं, एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको रिलेशन को लेते हैं। क्या लेते हैं रिलेशन को, उसका सबसेट लेते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो आर, ये चीजें तो आप 11th में समझ चुके हो। आर ये जो है ये क्या है, रिलेशन आर क्या गिवन है कि जो ए बी ऐसा रिलेशन है, ऐसा होंगे ये जो पेयर बनेगा, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो वो टू से डिविजिबल होंगे, मतलब टू के फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ टू आएगा। अगर ए माइनस बी किया तो फैक्टर ऑफ टू आएगा। जैसे मानो मैंने 5 और 3 ले लिया, अब 5 माइनस 3 किया तो 2 आ गया, तो ये 2 का फैक्टर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैंने 20 और 11 ले लिया, अब इनको माइनस किया तो क्या आया, 9 आया, जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये रिलेशन में आएगा भी नहीं। तो 5 3 ऐसे बहुत सारे बनेंगे। इंटीजर ले रहे हैं ना हम, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सारे लेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से जो चलता रहेगा, माइनस माइनस माइनस, जैसे -2 -1 -3 ऐसे वाली क्वांटिटीज आती है, इसके बीच के नहीं आते, 0 1 2 3, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट है, मोड का साइन नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी होती है हमें, समझ गए। अब आ जाते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारे पास, फॉर रिफ्लेक्सिव। इसकी पूरी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी ना बेटा, यही देखोगे, यही स्टेप्स चलेंगे सब में, ठीक है। अब ये देखो ए रिफ्लेक्सिव के लिए, अब यहाँ पे डेफिनेशन आप अपने आप से लिख लोगे। ए ले लिया अगर हमने, तो ए माइनस ए ऑलवेज आप देखोगे जीरो है, एंड जीरो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय टू, ठीक है। मतलब जीरो तो हर किसी से डिविजिबल होता है, जीरो जब 2 से डिवाइड होगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो जब 3 से डिवाइड होगा तो भी जीरो आ जाएगा, तो हर किसी से डिविजिबल होता है। जीरो इज डिविजिबल बाय टू, तो ए माइनस ए डिविजिबल बाय टू, सो ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एज टू डिवाइड्स ए माइनस ए, ठीक है। टू ए को ए माइनस ए को डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए आर। हर एक के लिए 3 है तो 3 माइनस ए, -3 है तो देखो -3 है तो -3 माइनस -3 है, क्या हुआ, -3 + 3 हो गया तो 0 हो गया, 0 भी डिवाइड है तो हर एक के लिए, हर एक केस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो सो दिस रिलेशन इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आप लिखोगे। सेकेंड पार्ट आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। अब ये लैंग्वेज तो आपको काफी क्लियर हो चुके हैं, इतने क्वेश्चन कर चुके हो आप। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ ए बी इज बिलोंग्स टू आर, तो बाई जो हमें दी हुई है इससे क्या हुआ कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी करके मान लो यहाँ पे 16 आ रहा है, टू का कोई फैक्टर आएगा ना तभी टू डिवाइड कर पाएगा, तो टू डिवाइड कर रहा है ए, मैंने माना है बस इसको कि मान लो कोई एक ऐसे नंबर है कि 16 आ रहा है, तो -16 भी तो 2 से डिविजिबल है। अगर 16 को 2 डिवाइड कर देगा 8 आ जाएगा, तो -16 को 2 डिवाइड कर देगा तो -8 आ जाएगा, है तो डिविजिबल ना। अगर ये इसको कर पा रहा है तो हम इसको माने तो -a - b, अगर मैं इसका माइनस ले लूं, अगर इसको 16 आ रहा था मैंने -16 ले लिया, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, ठीक है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। अब इसके अगर माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊं तो साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। गॉट द पॉइंट। ये वाली लैंग्वेज बेटा एग्जाम्स में नहीं चलती, एग्जाम करके आओगे पूरी साल मेहनत करके, तो ये वाले साइन मत चलाना, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये सब कर दिया, क्योंकि सेम ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वही सेम लैंग्वेज लिखना वर्थलेस हो जाता है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो b माइनस ए अगर डिवाइड हो रहा है, सो बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जब a माइनस बी डिवाइड हो रहा था तो a भी बिलोंग्स टू आर, b माइनस ए डिवाइड हो रहा है 2 से तो b बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, सॉरी सिमेट्रिक, अभी हमने किसका किया है, सिमेट्रिक का किया है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर, ये तो बाय डेफिनेशन है, ओनली बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं, लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ,
a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ये a माइनस बी क्या है बेटा, 2 से डिविजिबल है। अब मैंने यहाँ पे बताया 2 से डिविजिबल का मीनिंग क्या आता है, वो 2 का फैक्टर है, जरूरी नहीं है 2 होगा, 2 का कोई भी फैक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 16 का एग्जांपल लिया, तो 16 क्या है, 16 क्या है, 2 इंटू 8 है, मतलब 2 इंटू कोई भी एक इंटीजर है। 14 क्या है, 14 भी 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 7 है, मतलब 2 इंटू कोई भी इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर आप देखो, तो अब मैं a माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, मतलब कि 2 इंटू k1 है। k1 क्या है बेटा, वेयर k1 बिलोंग्स टू z। k1 किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, इंटीजर है। k1 भी कोई इंटीजर है, जैसे 2 इंटू 7, 2 इंटू 3, 2 इंटू -3, -6 हो सकता है, वही जो मैंने बताया आपको, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो वो 2 का कोई ना कोई फैक्टर है, और 2 से कोई ना कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2k1। अब इसको हम नंबर क्या दे देंगे, 1। इसको नंबर क्या, या फिर आप बीच में ना एक स्टेप और ऐड कर सकते हो कि मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड होके कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, वेयर k1 बिलोंग्स टू z, ये भी आप लिख सकते हो एक स्टेप। फिर 2 को आप इधर ले गए तो 2k1, मतलब इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, लिखना हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आपका ये आ गया, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पर। तो a माइनस बी क्या फैक्टर हो गया ना। अब सेकंड देखो, एक कंडीशन तो हमने लगा दी, अब ये भी तो है, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, ये है, ये दोनों है, तब ये प्रूफ करना है ना, ये दोनों तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे k1 है, यहाँ पे k2 मान लेते, तो ये भी एक इंटीजर ही है, वेयर k2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं 2 की। अब नाउ एडिंग 1 एंड 2, नाउ ये बेटा एक बार थोड़ा सा लगता है कि मैम नया क्या कर रही है, बाद में इजी हो जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीबीएसई के क्वेश्चन में आते हैं, हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें देखो, अब इनको ऐड करेंगे तो एलएचएस से ऐड हो जाएगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2k1 प्लस 2k2। अब यहाँ पर देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, k1 प्लस k2, यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा है, a माइनस सी किसके को आ गया 2। अब दो इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, k1 क्या है, इंटीजर है। अब मैं दो इंटीजर कोई भी ले लो आप, -100 भी इंटीजर होता है, ठीक है, 200 भी इंटीजर होता है, दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 100 आ रहा है, तो ये क्या होगा, इंटीजर ही तो आएगा। किसी भी दो इंटीजर को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। तो मैं k1 को k3 लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसको रिपीट करके देखना, k1 को k3 लिख देती हूँ, क्योंकि k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k3, और k3 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, किसी भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं या दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ी भी है 9th-10th में। आप बच्चों ने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया ये टॉपिक। तो AC क्या आ गया, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, AC इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी, दो लैंग्वेज लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, या फिर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, एक ही मीनिंग है। हैंस ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी कर रहा था, बी सी कर रहा था, तो ए सी कर रहा है। सो दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। हैंस दिस रिलेशन, मैं डिक्टेट करूं आप लिखो, दिस रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive. Thus, this is an equivalence relation. Thus, this is an equivalence relation. समझ आया बच्चों आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया, और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा, एक सेट गिवन है और एक
रिलेशन गिवन है, एक सेट गिवन है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, एक रिलेशन गिवन है, वो कह रहा है ए सेट है, ये अभी बाद में पढ़ेंगे, और इसको शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी आप यहीं तक पढ़ो, इतनी लैंग्वेज देख के ना बच्चे वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक रिलेशन क्या गिवन है इस पे, ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन। वो कह रहा है ऐसे पेयर आएंगे इसके अंदर, या तो दोनों ही ऑड है या दोनों ही इवन है, और इसमें से किस पे है आर डिफाइंड, इस वाले सेट पर डिफाइंड है। ये दोनों चीजें सबसे पहले हमें देखनी होती हैं, हमने देख लिया। अब एक मैं आपको आर ना बेटा पूरा लिख कर दिखा रही हूँ, वैसे उसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये बच्चों को ना अच्छे से जितनी माइंड से क्लियर हो जाए ना चीजें उतना अच्छा रहता है। तो देखो सबसे पहले तो 1 1, क्योंकि ये भी ऑड ये भी ऑड, 2 2 ये भी इवन ये भी इवन, दोनों एलिमेंट्स तो ये आर को बिलोंग कर रहे हैं ना हमारे, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ठीक है। ये तो सारे हो गए, देखो इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड ऑड इवन इवन ऑड, ये हमारे आर को बिलोंग कर रहे हैं सारे, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो 1 का 3 के साथ हो जाएगा, 1 का 5 के साथ हो जाएगा, 1 का 7 के साथ हो जाएगा, और इनका रिवर्स भी हो जाएगा, 3 1 भी हो जाएगा, 5 1 भी हो जाएगा, और 7 1 भी हो जाएगा। फिर 3 का 5 के साथ हो जाएगा, 5 का 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है। 3 का 7 के साथ हो जाएगा, 7 का 3 के साथ हो जाएगा, 5 का 7 के साथ हो जाएगा, 7 का 5 के साथ हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने इवन वाले पे, ये देखो ये ऑड थे, अब आ जाते हैं इवन वाले पे। इवन वाले पे देखो 2 का 4 के साथ हो जाएगा, और 2 का 6 के साथ हो जाएगा, 4 इनका रिवर्स कर लो, 6 2, है ना। और देखो कौन सा और है, 4 का 6 के साथ, 6 का 4 के साथ, और कोई हो तो बता देना, वैसे इसके अलावा और कोई हो नहीं रहा, ठीक है। 4 का 6 के साथ और 6 का 4 के साथ, क्योंकि दोनों देखो इवन इवन वाले इवन के साथ, ऑड वाले ऑड के साथ, ये 7 है, ठीक है। ये सारे हो गए। अब आप इसके अंदर देखो, अब हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये सिर्फ छोटा सा यहाँ पर मेरे को लगा, तो मुझे लगा बनाकर दिखा दूं। आप बच्चों को एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन आता है तो। वॉट द पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव 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 के अंदर आपने क्या देखा, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एज बोथ ए एंड ए, मतलब ये ए और ये ए, दोनों ए एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन, या तो दोनों ए आपस में, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब अपने आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कह रहा है कि अगर ये बिलोंग कर रहा है, इफ ये बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है मान लो, तो इसके अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज बोथ ए एंड बी मस्ट बी, वो जरूरी है, ऑड और आइदर ऑड और इवन, मतलब कि अगर वो आर में है तो उसकी एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, तभी तो वो उसको बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या आपको पता लग रहा है, तो बी ए भी तो है वही, अगर ए बी दोनों ऑड, या तो ये दोनों ऑड है या दोनों इवन है, तो ए बी भी वही है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर एज बोथ, अब क्या लिख देंगे, बस इसको चेंज करके बी एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, सो द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। वर्क द पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, वही है बेटा जो कॉन्करेंसी वाला नहीं करवाया था अभी मैंने आपको एग्जाम्पल, वही सेम है, उसमें एक उसके कॉन्ग्रेंट है एक उसके कॉन्ग्रेंट है, तो वो दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट है, बस यही था, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में आ जाते हैं हम, ट्रांजिटिव के लिए देखो वही है, इफ
ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ? बोथ ए एंड बी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों तो कर रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बोथ बी एंड सी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। ठीक है, बोथ बी एंड सी आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। बी एंड सी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन, मतलब दोनों या तो ऑड है या दोनों इवन है, तभी बिलोंग कर पा रहे हैं आर के अंदर। ठीक है, अब देन ए एंड सी मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। ठीक है, क्योंकि ए बी है, जब ये दोनों साथ में है, कॉमन है, अगर ये इवन है तभी तो इसके साथ इवन इवन बना। अगर ये ऑड की पेयरिंग है तभी तो इसके साथ भी ऑड की पेयरिंग बनी। तो ए और सी तो सेम ही रहेंगे ना, मस्ट बी। सो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। So this is the transitive relation. Hence, this is the reflexive, symmetric and transitive relation. So this is an equivalence relation. अब आ जाते हैं इसके महाभारत पर। ये जो इतनी बड़ी थ्योरी लिख रखी है, जो बच्चे जिसको देख के डर जाते हैं। फर्दर यहाँ तक हमने कर दिया, समझ आ गया हमें अच्छे से। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, एक इसका सबसेट गिवन है, ये इसी का सबसेट है। ठीक है, 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? एज, आप क्या लिखोगे? एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एज all of them are odd. ठीक है, all of them are odd, so they are related to each other. ठीक है, अब सेकंड आ जाता है ये वाला सबसेट 2 4 6 are related to each other. ठीक है, all the elements of the subsets as all the elements of the subset are related to each other because as all of them are even elements, even है ये। ठीक है, या फिर इवन नंबर्स लिख सकते हैं, इवन नंबर्स। सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए वो आपस में रिलेट कर रहे हैं हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट ऑफ दिस आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, बिकॉज इन आवर रिलेशन, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, no elements of this subset are not related to this elements of this subset, because as according to our relation both A and B must be either odd or even. ठीक है, must be either odd or even, both but in this set is of only even numbers and this set is of only odd number, so these not relate to each other. समझ गए बेटा? बस यही इसकी एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए थी, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन कम देखे जाते हैं, लेकिन आपके समझ में ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता आपकी बुक में से है, इस बात को आप समझ लो। सारे फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूला जो आपकी बुक में होता है ना बेटा, सीबीएसई के पेपर में वो ही आता है। हाँ, ये है कि उसका स्टैंडर्ड अप होता है। अब कैसे होता है कि आप ये छोटी छोटी चीजें पढ़ के जाओगे ना, इनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। फिर आप सीबीएसई को ये नहीं बोल सकते आपने टफ बनाया था, क्योंकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। हाँ, मैं ये कहूंगी एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब एनसीईआरटी के भी आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आपका कहीं से कॉन्सेप्ट घूम के आएगा तो आप उसको समझ पाओगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही ओवर होती है। इस क्लास में हमने 6 एग्जांपल्स किए। बेटा एग्जांपल करने पे जोर देती हूँ, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो उसके अंदर से मैंने आपको यही बताया कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे साल में उस टाइप का क्वेश्चन हमें सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो बेटा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे कवर, उसके अंदर भी यही बेस स्टार्ट हो रहा है और 16 क्वेश्चंस हैं उस एक्सरसाइज में, और सारे इसी बेस से निकल रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 ही चीजें हैं जो कि आपके इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करती है। चौथा नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो वही है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इनको अच्छे से समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो बेटा ऑल द बेस्ट
फॉर योर एग्जाम्स। अब टाइम बहुत कम आ गया है, इस टाइम आप अगस्त में हो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और आपके बेटा फैब में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और अभी आपके मिड टर्म्स भी आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझो, हल्के में मत लो। गॉट द पॉइंट? बाय, थैंक यू सो मच।